जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 साइंस की क्लास में, जिसके अंदर हम सभी एमसीक्यू पीवाईक्यू कर रहे हैं। पहले हम एमसीक्यू करेंगे, एनसीईआरटी कर रहे हैं और उसके बाद में हम पीवाईक्यू। क्लास नंबर 5 है आज। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर किया करो, हाइप किया करो। डेली आपको दोपहर को 2 बजे ये क्लास देखने को मिलती है। बाकी क्लासेज हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर सुबह 7 बजे, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे और मैथ्स की 9 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। कंप्लीट पीवाईक्यू ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ 230 रुपीज़ में आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें साइंस समझ में नहीं आ रही। भाई, साइंस जब डेली क्लास लोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगी। और हरियाणा ग्रुप डी को ऐसे ही मत समझना कि ग्रुप डी का पेपर है, छोटी सी नौकरी है और ऐसा ही पेपर आता है। आपका सीटी 2025 से भी हार्ड एग्जाम आता है। भले ही आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो, पता चल जाएगा आपको ग्रुप डी कैसा एग्जाम आता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी है और ये जो अभी आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी 6th क्लास है, 10th तो अभी आई नहीं है। जलीय पौधों के निम्न में से कौन सा गुण होता है? जलीय पौधों का गुण कौन सा होता है? इनका तना लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है। जड़ें आकार में छोटी होती हैं, तना जल की सतह तक वृद्धि करता है या उपरोक्त सभी। स्टेम इज लॉन्ग, होलो एंड लाइट, रूट्स आर स्मॉल इन साइज, द स्टेम ग्रोज अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जबकि इनकी जो पत्तियां होते हैं, जो फूल होते हैं, वो जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रम के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड देम। सही बात है भाई, जो भी सजीव वस्तुएं हैं उनको क्या होती है? अपने अंदर जो भी प्रक्रिया, जो भी उनको बायोलॉजिकल प्रोसेस करना है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, पहला तो इसके अंदर सही है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। फूड प्रोवाइड्स द एनर्जी नीड्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ। भाई, सजीव व्यक्ति को, जैसे आप सजीव हो, मनुष्य सजीव है, तो आपको क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता चाहिए, तभी तो आप वृद्धि कर पाओगे, तभी तो आगे बढ़ पाओगे, आपका शरीर तभी तो विकास करेगा। तो बी भी सही है। केंचुआ नासा मागर के द्वारा सांस लेता है। अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू द टिप ऑफ द नोज। ये इसके अंदर असत्य है। केंचुआ अपनी मोस्ट स्किन जो है, मोस्ट स्किन का मतलब है नम त्वचा, नम त्वचा, उसके माध्यम से ही वो सांस लेता है। नाक के माध्यम से नाक होती नहीं, उसकी त्वचा पतली होती है। ठीक है, उसकी त्वचा पतली होती है। बहुत सारी रक्त केशिकाएं प्रचुर मात्रा के अंदर, ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान हो पाता है। तो भोजन सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, उनके अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन केंचुआ जो है वो नासा मागर यानी कि नाक से सांस नहीं लेता है, वो अपनी त्वचा के माध्यम से, मोस्ट स्किन के माध्यम से सांस लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं है? ठीक है, सजीवों का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? श्वसन, सांस लेना। भाई, सजीव तो सांस लेते हैं, जो भी सजीव वस्तुएं हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, वो सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन होता है। भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। डज नॉट रिक्वायर फूड। भाई, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए, बहुत सारे जंतुओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, और पौधों के लिए भी। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और जो जंतु हैं वो भोजन के लिए पौधे और अन्य जंतुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो भोजन सजीव को उनकी वृद्धि के लिए, लिविंग बींग्स को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। जितने भी उनके अंदर जैव प्रक्रम होते हैं, बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस होते हैं, उनके लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। एमिशन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, प्रजनन भी होता है, श्वसन भी होता है, लेकिन ये भोजन की आवश्यकता नहीं होती। भाई, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन निम्न
क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं पौधे अपना भोजन? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप उसको बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, जिसके तहत पौधे जो हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती हैं भाई? मेहंदी, छुई मुई, गुलाब या गुड़हल। द लीव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सडनली श्रिंक व्हेन टच्ड? जब आप उसको टच करोगे तो उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। मेहंदी, मिमोसा, रोज या हिबिस्कस? तो राइट ऑप्शन रहेगा छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा यानी कि गुल मेहंदी का, गुल मेहंदी, मिमोसा, मिमोसा का पौधा, गुल मेहंदी, छुई मुई का जो पौधा है, जब आप उनकी पत्तियों को छुओगे तो अचानक वो मुरझा जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पौधे के प्रजनन के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है? सही कथन बताना है कौन सा नहीं है। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। मैनी प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। देखिए, जो जंतु होते हैं उनकी तरह पौधों में भी प्रजनन के जो तरीके हैं, जो रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। बहुत से पौधे बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है, और पौधे बीज उत्पादित करते हैं। उत्पादन करने के बाद जो अंकुरित हैं उन्हीं से नया पौधा उगता है। आपने देखा होगा जैसे जामुन है, जामुन से जब बीज गिरता है, उसका फल जो गिरता है नीचे, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी जामुन उग जाते हैं, यानी कि उसी से वो क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। सम प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स अदर देन सीड्स। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों के द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं, जैसे आलू हो गया, ठीक है। आलू की जो कलिका होती है उसके भाग से नया पौधा बनता है। आलू का बीज तो नहीं होता है, लेकिन उसकी जो कली होती है, आपने देखा होगा आलू घर पे रखे रहते हैं, जम जाते हैं, से सिंग सिंग निकल आते हैं, ठीक है। तो बीज तो नहीं है लेकिन उसकी कलिका है, तो उससे नया पौधा बनता है। तो कौन सा कथन, सही कथन कौन सा नहीं है भाई? सही कथन तो इसके अंदर दोनों है। सही कथन तो इसके अंदर दोनों है, पहला भी है और दूसरा भी है, ठीक है। तो कौन सा सही कथन कौन सा नहीं है? तो सही तो दोनों है, न तो एक और न दूसरा, ठीक है। तो दोनों सही है इसके अंदर, पहला भी सही है और दूसरा भी इसके अंदर सही है। नेक्स्ट, गेहूं की बोरी में हाथ रखने पर कुछ गर्मी का अनुभव होता है, क्यों होता है? वाई डू वी फील सम हीट व्हेन वी पुट योर हैंड इन ए सैक ऑफ हीट? जैसे गेहूं की बोरी आपने भरी हुई देखी होगी, गेहूं निकालते हो खेतों में या कहीं पे भी घर पर रखी होगी, उसके अंदर हाथ डाल के देखना, आपको गर्मी महसूस होगी, गर्मी का अनुभव होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि गेहूं की बोरी में गर्मी उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि गेहूं क्या है? गेहूं एक बीज ही तो है। गेहूं क्या है? कि बीज है, सीड्स है। और बीज क्या करते हैं भाई? श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, और श्वसन के कारण ही, बीजों के श्वसन के कारण ही, बीजों के रिस्पायरेशन के कारण ही आपको गर्मी का अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू इट्स रिस्पायरेशन। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ना धूप के कारण, ना रगड़ के कारण, इनके श्वसन के कारण। नेक्स्ट, कौन सा आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहला व महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है? आग का, वाष्प इंजन का, वायुयान का या पहिए का? पहिए का जो आविष्कार है सबसे, यातायात पूछा गया भाई, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे पहले व्हील्स का आविष्कार महत्वपूर्ण और अहम माना गया है। बहुत हजारों साल पहले पहिए के डिजाइन मिले हैं, आपने देखा होगा पहिए मिले हैं, हड़प्पा काल से ही पहिए मिले हैं, ठीक है। पहले पहियों पर जो गाड़ी चलती थी उनको खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था, तो पहिए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दूरी मापने का सही मापक कौन सा नहीं है? विच इज नॉट द करेक्ट मेजर ऑफ ए डिस्टेंस? डिस्टेंस का सही करेक्ट मेजर कौन सा इनमें से नहीं है? वो है डी, फैली बाहें भाई, आउट स्ट्रेच आर्म। आपने देखा होगा कभी बोलते हैं ले मैं इसको बाहों से, आर्म अपनी बाजुओं से माप के बता देता हूँ ये कितना है। भाई वो कोई दूरी मापने का, डिस्टेंस मापने का वो सही तरीका थोड़ी है। बालिशत यानी कि फीता से मापते हो, या पैमाना रहता है किसी चीज का, ठीक है, तो उससे ही आप मापते हो, तो ये इसका सही तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। मापन की मानक प्रणाली को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट?
मेजरमेंट के स्टैंडर्ड सिस्टम को क्या कहा जाता है? सेंटीमीटर पद्धति, किलोमीटर पद्धति या मीटरी पद्धति? उसको कहा जाता है मीटरी पद्धति, यानी कि मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। जब भी आपकी कोई मापने की जो प्रणाली है उसको मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है, मीटरी पद्धति कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सुमेलित करना है भाई। 1 मीटर में कितने मीटर होते, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, किलोमीटर में, यानी कि आपको इनको क्या करना है, मिलान करना है, मिलान। सीधी सी आपको नजर आ रहा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। और आप किसका यूज करते हो लंबाई को मापने के लिए, पैमाने को मापने के लिए? एसआई का, एसआई यूनिट का यूज करते हो, एसआई यूनिट का। ठीक है, एसआई यूनिट का। नेक्स्ट, प्राचीन मिस्र के लोग लंबाई के मापने के लिए क्या प्रयोग करते थे भाई? प्राचीन मिस्र के जो लोग हैं वो लंबाई को मापने के लिए क्या प्रयोग करते थे? वो प्रयोग करते थे कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई। ऑप्शन नंबर डी, लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू फिंगर टिप। ठीक है, आपकी जो कोहनी है और जो आपकी एल्बो, कोहनी से उंगली यानी कि जो आपके उंगली का लास्ट वाला छोर है और कोहनी है, ऐसे मापने के लिए वो यूज करते थे, यानी कि कोहनी से मापते थे। चलिए नेक्स्ट है, मापन के लिए मीटरी प्रणाली का जो रचना है वो किस देश की देन है? जो मैट्रिक सिस्टम है, मापने की जो इकाई है वो कौन से देश की देन है? वो फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रेखीय गति कौन सी नहीं है इनमें से भी? रेखीय गति बताओगे? रेखीय गति कौन सी नहीं है? सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड। ठीक है, बिजली की पंखे की गति, वर्तुल गति पूछा गया, सर्कुलर मोशन पूछा गया भाई। ठीक है, इनमें से कौन सी सरल रेखीय गति नहीं है? निम्न में से वर्तुल गति कौन है? ये गलत है यहाँ पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं। ठीक है, वर्तुल गति, सर्कुलर भी है, सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, सर्कुलर मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन पूछा गया है। सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, बिजली की पंखे की गति, किसी गिरते पत्थर की गति। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, वर्तुल नहीं आएगा यहाँ पे शायद। वर्तुल, हाँ वर्तुल आएगा बिल्कुल, वर्तुल पूछा गया है। ठीक है, सर्कुलर मोशन पूछा गया, सर्कुलर मोशन। सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति तो भाई ये सीधी रेखा में गति है। ठीक है, यानी कि सरल रेखीय गति बोलते हैं इसको, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। बिजली की पंखे की गति, फुटबॉल खिलाड़ी की गति। बिजली की पंखे की गति जो है इनमें एक सर्कुलर है। सर्कुलर का मीन्स है ऐसे गोल गोल घूमता है पंखा। ठीक है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। किसी गिरते पत्थर की गति, यहाँ पे इसने लिखा है किसी पत्थर के गिरने की जो गति है। पत्थर कैसे गिरता है? आपके हाथ से जब आप छोड़ोगे तो उस गति को वर्तुल गति तो नहीं कहते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ही करेक्ट रहेगा, बिजली की पंखे की गति। नेक्स्ट बताइए, वर्तुल गति के उदाहरण पूछा है भाई। सर्कुलर मोशन, पंखे की पंखुड़ियां, फैन ब्लेड्स, हैंड ऑफ ए क्लॉक, घड़ी की सुइयां, धागा से बंधा हुआ पत्थर की गति, मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड टू ए थ्रेड। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन, तीनों कथन। ठीक है, तीनों कथन वर्तुल गति के उदाहरण हैं भाई, इसमें सर्कुलर मोशन के उदाहरण हैं। फैन के ब्लेड यानी कि सर्कुलर मोशन में घूमते हैं भाई, फैन आपका ऐसे घूमता है। घड़ी की सुइयां भी घूमती हैं। धागा से बंधा हुआ पत्थर की गति, कोई पत्थर है जैसे आपने धागे से बांध दिया तो भी वो वैसे डूलेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन करेगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, आवृत्ति गति का उदाहरण पूछा गया है। एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेटिव मोशन, रिपीटेटिव मोशन का उदाहरण पूछा गया है। कौन सा एग्जाम्पल? वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, द स्वेइंग ऑफ ट्री ब्रांचेस, झूला झूलते हुए बच्चों की गति, मोशन ऑफ चिल्ड्रन स्विंगिंग
ऑन ए स्विंग, सितार की डोर की गति, मोशन ऑफ द स्टार। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। तीनों के तीनों इसके एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आवृत्ति गति किसको बोलते हैं, रेपिटेटिव मोशन किसको बोलते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप कहीं पे कुएं में आवाज लगाते हो तो आपको अपनी ध्वनि, आपकी आवाज वापस सुनाई देती है, और इसी प्रकार की आवृत्ति को, इसी प्रकार के रेपिटेटिव मोशन को आवृत्ति गति कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार डोरी से बंधा हुआ, मान के चलो कोई पत्थर ले लीजिए, ठीक है, और अब डोरी को अपने हाथ में आप रख लीजिए, जैसे कोई डोरी है और उसे आपने पत्थर बांध दिया है, और इस डोरी को अपने हाथ में रखिए और उसको घुमाइए। ठीक है, अपने हाथ में थामिए और पत्थर की डोरी से लटकने दीजिए, पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए, अपने हाथ में पकड़े रखिए उसको। ये किसका काम करेगा, एक लोलक का काम करेगा। ठीक है, दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर एक गति करने के लिए उसको छोड़ दीजिए। हाथ में पकड़िए और पत्थर को एक हाथ से पकड़िए और ऊपर ले जाइए और छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ये डोलता रहेगा, जैसे आपका घंटे में लोलक डोलता रहता है, तो उसी प्रकार ये आवृत्ति गति का उदाहरण है। तो वहीं पर वृक्ष की शाखाएं इधर उधर लहराती रहती हैं, झूला झूलते बच्चे, सितार की डोरियों की गति, जब ढोल बजाते हैं, तबले बजाते हैं, जब वो उनके अंदर छन 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 की आवाज आती है, वो भी एक आवृत्ति गति का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि ऐसी गति, ऐसा मोशन जिसके अंदर जो वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, एक कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद अपनी गति को वापस से दोहराती है, यानी कि उसी जहां से वो गई थी फिर उसी पे आएंगी, फिर वापस जाएंगी। ठीक है, जैसे घंटे के अंदर आपने लोलक देखा होगा, उसी प्रकार झूला भी रहता है, झूला आगे जाएगा पीछे आएगा, झूला आगे जाएगा, उसी प्रकार वृक्ष की रहती है, और सितार की डोर भी ऐसी ही रहती है। नेक्स्ट, लुढ़कती हुई गेंद में कौन सी गति होती है। जैसे कोई गेंद लुढ़क रही है तो उसके अंदर कौन सी गति होगी, आवृत्ति गति। आवृत्ति गति तो नहीं होगी भाई, आपने कोई गेंद ऐसे लुढ़का दी तो आवृत्ति गति कैसे होगी, वापस थोड़ी आएगी वो। वर्तुल गति, उसके अंदर सर्कुलर मोशन भी नहीं होगा, घूर्णन होगा, उसके अंदर रोटेट करेगी वो, बिल्कुल सही है। सरल रेखीय गति यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, सरल रेखीय का मतलब भाई एक डायरेक्शन में जाएगी वो, सीधी जाएगी। तो घूर्णन गति भी होगी, रोटेशनल स्पीड भी होगी, रेक्टिलिनियर मोशन भी होगा। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से दीप्त पिंड कौन सा नहीं है। भाई दीप्त पिंड पूछा गया, ल्यूमिनेसेंट बॉडी पूछी गई, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, विद्युत बल्ब, टॉर्च, सूर्य या पेंसिल। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं दीप्त पिंड क्या होता है। ठीक है, जो वस्तुएं सूर्य की तरह है, सूर्य क्या करता है, खुद प्रकाश का उत्सर्जन करता है अपने आप। ठीक है, कोई दूसरा थोड़ी करवाता है सूर्य से। तो सूर्य की तरह खुद प्रकाश का उत्सर्जन करना, उन्हीं को क्या कहा जाता है, दीप्त पिंड कहा जाता है, उन्हीं को ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है, ल्यूमिनस बॉडी। जो बॉडी, जो वस्तुएं सूर्य की तरह खुद प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब तो खुद ही उत्सर्जन करता है। टॉर्च तो कब करेगी, जब आप उसको जलाओगे भाई, सूर्य। पेंसिल, ठीक है, टॉर्च भी करेगी, लेकिन कौन सा नहीं है दीप्त का, तो पेंसिल थोड़ी करेगी भाई। डी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन नहीं पूछा गया, तो डी ऑप्शन। विद्युत बल्ब भी है, टॉर्च भी है, सूर्य भी है, जो खुद प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। डी ऑप्शन, पेंसिल नहीं रहेगी। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है, ऐसी वस्तु को ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, पारदर्शी कहा जाता है। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो उसको आप अपारदर्शी कहते हैं, ओपेक कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप किसी वस्तु के आर पार तो देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, उनको आप ट्रांसलिंगुअल कहते हैं, पारभासी कहते हैं। तो पारदर्शी किसको बोलेंगे, जिसके आप आर पार देख सकते हैं। If you can see through an object, then that object allows light to pass through it. Such object is called transparent. कुछ वस्तुओं से आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, तो उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया, उन वस्तुओं को पारभासी कहा जाता है, ट्रांसकुलेंट कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आंसर देना है आपको कि कौन उपरोक्त में से छाया बनाने के लिए, शैडो बनाने के लिए इनमें से कौन सा जरूरी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको छाया बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, लाइट की जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी।
पहला ऑप्शन तो होना चाहिए आपका, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट है ट्रांसकुलेंट, लिंगुअल लिखा है ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या आपको ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट पारभासी वस्तु की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और छाया बनाने के लिए अगर मान के चलो लाइट है और टॉर्च है आपके पास, टॉर्च, ठीक है, या बल्ब जल रहा है, या टॉर्च आपने किसी को मारी और पारदर्शी वस्तु को मार दी, यानी कि जिसके आर पार से आप देख पा रहे हैं, क्या उस वस्तु की छाया बन जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि उसके आर पार तो लाइट चली जा रही है भाई, ठीक है। तो पारभासी का नहीं बनेगा, क्योंकि पारभासी में भी क्या होता है, पारभासी में भी वस्तु को देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, लेकिन लाइट उसके अंदर से चली जाएगी। तो अपारदर्शी, कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए, जैसे दीवार है या कोई आदमी खड़ा है, उसकी छाया बन जाएगी, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, ऐसी वस्तु आपको चाहिए। जिसके आर पार हम देख सकते हैं, अगर कोई कांच ले लिया आपने, ठीक है, या कोई धुंधला कांच है, कैसा भी कांच है, अगर उसमें लाइट मारोगे तो आर पार लाइट चली जाएगी, उसकी छांव बनेगी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? पहला और थर्ड हमें चाहिए छाया बनाने के लिए, शैडो बनाने के लिए। नेक्स्ट, सूचित छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं? हाउ डू द इमेजेस ऑफ द पीपल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट अपीयर विद ए पिन होल कैमरा? उल्टा दिखाई देगा, अपसाइड डाउन, स्ट्रेट दिखाई देगा, बोथ या नन ऑफ दीज, ठीक है। हमें उनके जो प्रतिबिंब हैं उनके कैसे अपीयर होंगे? उल्टे अपीयर होंगे, अपसाइड डाउन अपीयर होंगे, ठीक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में गति करती है। लाइट हमेशा किस लाइन में गति करती है? स्ट्रेट लाइन में, यानी कि सीधी रेखा में। जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गति करता है। और जब प्रकाश की जो किरणें हैं, जो लाइट रेज हैं, किसी वस्तु का ऊपरी हिस्से के ऊपर पड़ती है, जैसे ये वस्तु है और इसके ऊपर जब लाइट रेज पड़ेंगी, लाइट रेज पड़ेंगी, तो छिद्र से होकर गुजरकर स्क्रीन के निचले हिस्से पर, इसके अगर इसके अंदर छिद्र है तो इसके निचले हिस्से के ऊपर वो पड़ेंगी आकर, ठीक है, निचले हिस्से के ऊपर। और वस्तु के निचले हिस्से से आने वाली किरणें स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर पड़ेंगी और इसके नीचे से जो किरणें आएंगी वो ऊपर की ओर पड़ेंगी, जिसे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, यानी कि अपसाइड डाउन बनेगा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे देखने से क्या होता है भाई? ठीक है, आंखों को हानि हो जाएगी भाई, हार्मफुल हो जाएंगी आपकी आंखें, ठीक है। अगर सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधा देखो, अगर ऐसे भी देखोगे तो ऐसे भी आपकी आंखों के ऊपर इफेक्ट ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को, ये ग्रुप डी के अंदर पूछा जा चुका है भाई। जो दर्पण है, यानी कि जो एक शीशा है, एक दर्पण है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को, जब इस दर्पण के ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, लाइट रेज जब इसके ऊपर पड़ेंगी तो क्या हो जाएंगी? क्या वो परावर्तित, अपवर्तित, विवर्तित या प्रक्षेपित, यानी कि क्या रिफ्लेक्ट्स हो जाएंगी या रिफ्रैक्ट्स होंगी, डिफ्रैक्ट्स होंगी या डिस्पर्ज हो जाएंगी? तो दर्पण के ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट्स हो जाती हैं। दर्पण के ऊपर जब चढ़ेंगी तो उल्टी मुड़ जाएंगी, यानी कि रिफ्लेक्ट्स हो जाएंगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स हो जाएंगी। जैसे आपने कभी कभी पानी जो है तालाब में या कोई झील में पानी भरा रहता है तालाब में, वहां पर जो पेड़ होती हैं या इमारतें होती हैं, ठीक है, उनको क्या कर देती हैं? उन वस्तुओं का परावर्तन आप देखते हैं। जैसे पानी के अंदर आपको दिखाई देता है, इमारत दिखाई देगी या कोई इमारत है, या पेड़ है तो पेड़ दिखाई देगा, उसी के कारण होता है परावर्तित, रिफ्लेक्ट्स के कारण ही होता है। तो जो दर्पण है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देगी, रिफ्लेक्ट्स कर देगी। निम्नलिखित में से विद्युत सेल का उपयोग किसके अंदर होता है? विद्युत सेल का। अलार्म की घड़ी, रेडियो, कैमरा, उपरोक्त सभी, भाई सभी के अंदर होता है, ऑल ऑफ द अबव। टॉर्च, टॉर्च का जो बल्ब है उसको भी, उसके अंदर भी विद्युत सेल, यानी कि आपका जो है इलेक्ट्रिक सेल लगता है। अलार्म घड़ी, या आप जो कलाई पे घड़ी पहनते हैं, रेडियो, कैमरा, और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, उसके अंदर भी जो है
सेल का प्रयोग होता है। और आपने देखा होगा जो सेल होती है, जो जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल का जो ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे वाले के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ऊपर वाला सिरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नीचे वाला जो सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एक टोपी होती है ना ऊपर, सेल के ऊपर एक छोटी सी ऐसे आपको टोपी मिलेगी और नीचे ऐसे प्लेन मिलेगा एक साइड में। तो ऊपर वाले जो यहाँ पे टोपी होती है वहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि जिसको आप धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और विद्युत सेल के अंदर जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो विद्युत उत्पन्न करते हैं और वहीं से हमें विद्युत मिलती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा रहेगा। असत्य बताना भाई कौन सा है। सेल के एक तरफ अधातु की टोपी तथा दूसरी तरफ अधातु की डिस्क होती है। द सेल हैज ए नॉन मेटालिक कैप ऑन वन साइड एंड ए नॉन मेटालिक डिस्क ऑन द अदर साइड। पहली बात तो ऊपर वाला धनात्मक शिरा, ठीक है, और धातु की डिस्क जो है वो ऋणात्मक होती है। दो सिरे होते हैं सेल के अंदर, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो सेल के एक तरफ धन चिन्ह दूसरी तरफ ऋण चिन्ह होता है, ये भी सही है। सेल में विद्युत ऊर्जा संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम केमिकल सबस्टांस। भाई सेल के अंदर जो केमिकल सबस्टांस होते हैं उन्हीं से उनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, विद्युत स्टोर्ड होती है, उसी से हमें विद्युत मिलती है। तो सेल के एक तरफ अधातु की टोपी, ये गलत है भाई, नॉन मेटालिक नहीं होती, मेटालिक होती है, ये गलत है इसके अंदर। तो पहला कथन ओनली स्टेटमेंट 1 इसके अंदर जो है गलत है, बाकी सभी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। अधातु नहीं होती, नॉन मेटालिक नहीं होती, मेटालिक होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको आंसर देना है। आंसर क्या देना है, कौन सा कथन इसके अंदर सही है। एक धनात्मक टर्मिनल सिरा होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल का बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक सेल का विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक स्विच आर यूज्ड टू स्टॉप और स्टार्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सही बात है भाई, अगर आप फैन चलाया है तो उसको अगर रोकना है तो स्विच तो दबाओगे, इलेक्ट्रिक करंट अगर आपको रोकना है तो स्विच से बंद कर दोगे, ऑन कर दोगे। तो दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। कितना आसान क्वेश्चन है। और आप बोलते हैं कि साइंस जो है हार्ड है, भाई साइंस हार्ड कैसे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए आपके सामने, विद्युत बल्बों की संरचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। विद्युत बल्ब, which statement is not correct about the structure of electric bulb? The thin wire that emits light is called the filament of the bulb. प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। सही बात है, पतले तार को बल्ब का तंतु ही कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। द थिन वायर दैट एमिट्स लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर एक पतली सी तार होती है, फिलामेंट, वही तो जलती है, वही तो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वही तो हमें लाइट जो है एमिट्स करती है। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। बिल्कुल सही बात है, जो ये तंतु है, जो ये फिलामेंट है, ये दो तारों के बीच में लगा होता है, ठीक है। एक मोटा तार बल्ब की सतह पर, एक बल्ब की सतह से जुड़ा होगा, और एक दूसरा मोटा तार जो फिलामेंट है उससे जुड़ा होगा, उसकी नोक से जुड़ा होगा। दोनों मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ है, ये गलत है भाई। जब दोनों तार, ये बताइए, जब दोनों मोटे तार बल्ब की सतह से जुड़ जाएंगे तो जो फिलामेंट होगा जो हमें लाइट देता है उससे भी तो जुड़ा होना चाहिए तार, बल्ब देखना उठा के, उससे भी जुड़ा होना चाहिए तार। तो ये कथन इसके अंदर गलत है भाई। इस प्रकार विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं, ये भी सही है, दोनों में। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब टू टर्मिनल्स। बल्ब के ऊपर भी आपने देखा होगा ना, ऐसे दो दो ऐसे टर्मिनल होते हैं, उसके ऊपर भी दो टर्मिनल होते हैं, ऐसे बल्ब हो गया, और बल्ब के अंदर ऐसे फिलामेंट होता है, ठीक है। फिलामेंट एक सिरा इससे जुड़ा होता है और एक इससे जुड़ा होता है, इस तरीके से रहते हैं वो, दोनों सिरे थोड़े उसी से रहते हैं जुड़े हुए। तो सी ऑप्शन इसके अंदर गलत है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार बल्ब को क्या कहा जाता है, थिन वायर दैट एमिट्स लाइट इज कॉल्ड द बल्ब फिलामेंट। फिलामेंट ही तो बोलते हैं उसको, तंतु बोलते हैं भाई,
ठीक है, फाइबर, वैसे फिलामेंट आना चाहिए, फाइबर गलत है, फिलामेंट तंतु अलग है फाइबर वाला। ठीक है, तो प्रकाश वर्जित करने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है, वही तो प्रकाश देता है, फिलामेंट ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है, विद्युत चालक का। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, रबड़ बैंड, टेप और ह्यूमन बॉडी और एल्यूमिनियम लीफ। ठीक है, रबर में नहीं, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, टेप भी नहीं है, ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल ह्यूमन बॉडी में तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आपको करंट लगता है। एल्यूमिनियम की पत्ती, एल्यूमिनियम लीफ में भी, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सजीव वस्तुओं में तो होता ही है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि सी जो स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने की इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। विद्युत रोधी पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ये गलत लगा दिया, यहाँ पे लगाना था ये, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, ये लाइन गलत हो गई यहाँ से। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं, ये तो गलत है भाई स्टेटमेंट। भाई जो विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी का मतलब है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, उनको विद्युत रोधी बोलते हैं, उनको विद्युत रोधी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, यही कथन सही नहीं है। विद्युत चालक पदार्थ अपने अंदर से विद्युत प्रवाह को होने देते हैं। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। जो विद्युत के चालक होंगे, जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल होंगे, वो तो अपने अंदर से विद्युत को, इलेक्ट्रिक को पास होने देंगे, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को। लेकिन पहला गलत है, तो केवल कथन 1 आ जाएगा, इसके अंदर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, विद्युत बल्ब का फ्यूज होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक होता है। आपने देखा होगा बहुत बार आपका विद्युत जो बल्ब फ्यूज हो जाता है, फूट जाता है। वो क्यों फूट जाता है, क्योंकि उसका जो फिलामेंट है, रप्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब का जो फिलामेंट है, बल्ब के तंतु का खंडित होना। ठीक है, और जब वो टूट ही गया, जो इलेक्ट्रिक सेल है और उसके जो टर्मिनल है, उसका उससे संपर्क टूट जाएगा, तो बल्ब जलेगा ही नहीं। ठीक है, यही इसका कारण है। विद्युतन रोधी पदार्थ, द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इनमें से कौन सा है, प्लास्टिक, वायु, रबड़, सभी के सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चालक तो क्या होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। ना प्लास्टिक से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, ना रबड़ से और ना वायु से, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होती है। बंद विद्युत परिपथ में बताओ कैसे प्रवाहित होती है। बंद परिपथ में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है भाई, होती है। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने आपको सेल का ही उदाहरण दिया था। ठीक है, ये सेल बनाई थी मैंने, जैसे घड़े में आप सेल डालते हो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नीचे नेगेटिव टर्मिनल, ये बंद ही तो है। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रवाहित नहीं होती है, बंद परिपथ में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, ये कथन इसके अंदर गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्युत कैसे प्रवाहित होती है, विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक ऋणात्मक, बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में, किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रिक करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पे जाता है, तभी तो करंट बनता है। बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से नहीं जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट, तो बी ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा। नेक्स्ट, चुंबक किसके द्वारा खोजा गया था, मैग्नस, आइंस्टीन, न्यूटन या मैग्नेट। तो आपको इसका जो आंसर है होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लास अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर देना भाई, और सेशन को शेयर कर देना। और जिसको साइंस समझ में नहीं आती है, डेली क्लास को ज्वाइन किया करो, तभी कुछ कर पाओगे। रिवीजन किया करो तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा।
कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 8813058810। 230 रुपये जो है इसका कंप्लीट प्राइस रहेगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।